हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें मैंने बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो CCE से लिया है। मतलब CC का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में, सीटेड और टेट दोनों एग्ज़ाम में। तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता ही है कि जनवरी में पेपर होने वाला है सीटेड का। तो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का, जो कि CCE से है। और ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पेपर वाले प्रश्न है, ये पेपर वाले प्रश्न जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को शिक्षाविदों की भाषा में क्या नाम दिया गया है। मूल्यांकन को शिक्षाविदों की भाषा में क्या नाम दिया गया है। परीक्षण, परिणाम, मापन एवं मूल्यांकन, कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मापन एवं मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3, मापन एवं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मनोवैज्ञानिकों की भाषा में मूल्यांकन के जो मूल्यांकन के मापन के लिए इवैल्यूएशन एवं मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका तात्पर्य व्यक्ति के अंदर स्थित अभिवृत्तियों को स्केल मतलब मानक के आधार पर जानकारी देना होता है, करना होता है। तो इसलिए इसको जो है शिक्षाविदों की भाषा में क्या नाम दिया गया है, मापन एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में अंक लिखने के लिए, बच्चे की जो शिक्षा प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है यह जानने के लिए, बच्चों को स्थानांतरण देने के लिए, या फिर बच्चे की रुचि जानने के लिए, जानने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि बच्चे की जो शिक्षा प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है यह जानने के लिए। क्या जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, बच्चे की शिक्षा प्रक्रिया और वह कितनी प्रभावी है यह जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि यदि कोई भी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे। यदि कोई बच्चा जो है आपके कक्षा, आप पढ़ा रहे हो, सपोज करो आप पढ़ा रहे हो, वहाँ पे कोई बच्चा है जो कि आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे। प्रश्न बार बार दोहराएंगे, छात्र पर गुस्सा करेंगे, या फिर प्रश्न वही छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यदि ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करें। आपको प्रश्न बदल करके उस प्रश्न को आप दूसरे वे में पूछ करके उससे आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCE की संकल्पना किसने की है। CCE की संकल्पना किसने की है। केंद्र सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि CCE की संकल्पना किसने की है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने की है। अगला प्रश्न है कि खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। डॉल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, मॉन्टेसरी पद्धति में, किंडरगार्टन पद्धति में। तो खेल, गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा किसमें दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन पद्धति में। किंडरगार्टन पद्धति में खेल, गीतों व उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, किंडरगार्टन पद्धति। अगला प्रश्न है कि CCE को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है। किस उद्देश्य से इसको लागू किया गया है। पूरे साल बच्चों की परीक्षा करते रहना, बच्चों के अंदर रटने की प्रक्रिया को बढ़ाना,
समस्त पाठ्यक्रम का वर्ष भर में समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना, या 2 परीक्षाओं के भय के बोझ से बच्चों को बचाना। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3। सीसीई को लागू करने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि पूरे पाठ्यक्रम को, समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर मतलब पूरे वर्ष समान रूप से बांटकर, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना, इसलिए इसका जो है इसको लागू किया गया है और इसका उद्देश्य भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता था। कौन था किंडरगार्टन का जन्मदाता? फ्रोबेल, जॉन डेवी, डी.एन. झा, मैकडूगल। इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा कि किंडरगार्टन के जो जन्मदाता है वो कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का प्रमुख गुण है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का प्रमुख गुण क्या है? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का प्रमुख गुण ऊपरी साज सज्जा है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना है, कम दाम है, या उचित भाषा है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना ही एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का गुण है। अगला प्रश्न है कि नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिकता को अध्यापक आवश्यक चीज समझे। अध्यापक का दायित्व है कि वे स्वयं को नैतिक बनाए। अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। अध्यापक का दायित्व कि वे स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी अब नैतिक बने और छात्रों को भी नैतिक बनाए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? वाद विवाद द्वारा, प्रश्न पूछकर, नाटक द्वारा, या चर्चा परिचर्चा द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चर्चा और परिचर्चा द्वारा। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका होती है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या होती है? समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों को उपकल्पना निर्माण में मदद करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा ये सभी सही है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की जो भूमिका होती है ये सभी होती है कि समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना और छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधन जुटाना, छात्रों को उपकल्पना निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसीई में 2 बच्चों के बीच तुलना को वर्जित क्यों किया गया है? सीसीई में 2 बच्चों के बीच तुलना करना वर्जित मना क्यों किया गया है? इससे ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है, एक में हीन भावना आती है, बदले की प्रतिक्रिया जन्म लेती है, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत मानसिक विकास का अंतर होता है, अंतर होना प्राकृतिक है, अतः ऐसी टिप्पणियां वास्तव में बेमानी है। तो देखिए, अगर आप 2 बच्चों के बीच तुलना कर रहे हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत जो मानसिक विकास का अंतर होता है वो प्राकृतिक होता है और वो समान नहीं होता है। तो ऐसी टिप्पणियां वास्तव में बेमानी है, मतलब कि अच्छी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सीसीई में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था है? सीसीई में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था है, कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 होते हैं। सीसीई में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था है वो सतत विस्तृत मूल्यांकन, मतलब कि सीसीई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2007 में लागू किया गया है। किसमें? 2007
साथ में लागू किया है और इसमें 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि चारों फॉर्मेटिव मूल्यांकन कितने अधिभार को प्रदर्शित करते हैं। जो 4 होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट वो जो है कितने अधिभार को प्रदर्शित करते हैं, 25%, 40%, 50%, 70%। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 40%। देखिए, एक फॉर्मेटिव मूल्यांकन का जो अधिभार होता है वो 10% होता है, 10% होता है। तो इस प्रकार चारों फॉर्मेटिव मूल्यांकन का अधिभार का कितना हो गया, तो 10 × 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40% को ये प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि है। न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि कौन सा है, तो न्यूनतम सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि कौन सा है पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा कक्षा में रटना, ये जो है सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि माना जाता है। अगला प्रश्न है कि CCE में कितने समेटिव मूल्यांकनों की व्यवस्था है, कितने समेटिव मूल्यांकनों की व्यवस्था है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 समेटिव मूल्यांकनों की व्यवस्था है CCE में। कितने, तो 2 हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किया। प्राथमिक शिक्षा में खेल सामग्री का प्रबल समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, सन ने, हरलॉक ने, हेनरी कॉर्ड बेल कुक ने, मैरिया ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हेनरी कॉर्ड बेल कुक ने। हेनरी कॉर्ड बेल कुक ने खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किया। अगला प्रश्न है कि कक्षा में सर्वाधिक बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कक्षा में सबसे अधिक किस बात पर बल दिया जाना चाहिए। संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके, कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, विषय वस्तु के शिक्षण पर, केवल अनुशासन पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इस पर बल दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिकता का गुण स्पष्टतः पाया जाता है। मौलिकता का गुण स्पष्टतः किसमें पाया जाता है, प्रतिभाशील बालक में, सृजनशील बालक में, धनी परिवारों के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो मौलिकता का जो गुण है वो पाया जाता है सृजनशील बालकों में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गणित संबंधी समस्या कहलाती है। गणित संबंधी समस्या क्या कहलाती है, डिस्पेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो गणित संबंधी समस्या कहलाती है डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।